हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग IEX कंपनी के बारे में। इसका स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरा है और क्या रीज़न रहा है, क्यों इसमें गिरावट इतना आ रहा है और क्या अभी इसमें बाई करना सही रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली स्टॉक में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इसका जो टाइमलाइन है वो समझना पड़ेगा। तो देखिए, स्टॉक कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2021 के आसपास में 70 रुपये के आसपास में ट्रेड किया करता था। फिर क्योंकि ये प्रॉपर मोनोपोली स्टॉक था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो एक शार्प मूव दिखाया 70 के आसपास से 200 से भी ऊपर 300 के आसपास तक का भी ये ट्रेड किया था स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये हम लोग सब जानते हैं कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है। मोनोपोली यानी कि अपने एरिया में बॉस, सिंपल समझा जाए तो ये एक्चुअली कंपनी करता क्या है, यहाँ पे ये एक तरीके का एक्सचेंज है। जैसे हमारा NSE है, BSE है, वैसे ही ये एक तरीके का एक्सचेंज है। NSE पे हम लोग शेयर एक्सचेंज करते हैं, बाई सेल करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज होता है, और उसी से जो भी प्राइस निकल के आता है वो हमें उस भाव पे मिलते रहता है। अब समझते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे मतलब ट्रेड करती है। अब समझते हैं इसमें। तो इस कंपनी के पास एक प्रॉपर मोनोपोली था कि भाई हम तो पूरा इस सेक्टर के राजा हैं, हमको कोई छेड़ नहीं सकता है। जब कुछ अप्रोक्सीमेटली 2021-2022 के पास आया तो एक नया प्लेयर आया मार्केट में, ऑल्दो वो बहुत पहले से भी था, पर फॉर्म में आना शुरू हुआ कुछ PXIL करके, ठीक है। अगर आप कंपनी पे जाइएगा तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि PXIL भी सिमिलर काम करता था। PXIL अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो एक सिमिलर काम करना शुरू किया, और ओवरऑल तब भी थोड़ा सा इस पे प्राइस पे अफेक्ट आया था। लेकिन ओवरऑल अभी भी जो कंपनी था हमारा IEX काफ़ी अच्छा तक हमारा परफॉर्म कर रहा था। अब क्या हुआ कि देखिए, प्रॉब्लम कब आना शुरू हुआ। सबसे पहला एक न्यूज़ आया था 2020 में, ठीक है। अगर हम उस आर्टिकल पे आपको लेके चलें, 2020 के आसपास में एक, यहाँ अगर आप देखिएगा जुलाई 30 2020 के आसपास में एक न्यूज़ आया था कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, CERC, वो अब सोच रही है मार्केट कपलिंग एक ऑथोरिटी बनाने का। अब इससे क्या होता IEX को घाटा, कि IEX में ओवरऑल दो चीज़ होता था, ठीक है। एक होता था प्राइस डिसाइड, एक होता था ऑर्डर मैचिंग। ऑर्डर मैचिंग यानी कि बायर सेलर्स आते थे वहाँ पे अपना एक्सचेंज करते थे, जो भी उनका रेट चल रहा था, और उसी हिसाब से प्राइस भी डिस्कवर होता था, और उसी प्राइस पे बाकी सारे एक्सचेंजेस भी वही काम उसी प्राइस पे कर रहे होते थे। तो यहाँ पे बेसिकली एक मोनोपोली था IEX के पास, एक मोट था जिसको कहेंगे हम लोग। अगर आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाला सीरीज़ देखे हैं तो आपको ये टर्म बिल्कुल ही पता होगा कि इसमें इसका क्या मतलब होता है, और ये काफ़ी फेमस टर्म है, वॉरेन बफे जी का फेमस टर्म है, ठीक है। तो मोट एक आपको एक तरीके से अगर आप समझा जाए तो एक आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है अपने कॉम्पिटिटर से, ठीक है, कि आपके पास ऐसा क्या है जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। तो ये दो चीज़ था IEX के पास, इसी वजह से ये मोनोपोली स्टेटस अपना इंजॉय कर रहा था। पर जब मार्केट कपलिंग आ जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि देखिए, सबसे पहला क्या दिक्कत था कि जो मान लेते हैं कि IEX के पास स्टार्टिंग से ही ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, बायर के भी सेलर के भी। तो होता क्या प्रॉब्लम था कि अगर आपका कोई दूसरा मान लेते हैं XYZ कोई एक्सचेंज है, ठीक है, उस पे अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो वो इसके सेलर या इसके बायर से कुछ भी नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन मार्केट कपलिंग ऑथोरिटी जैसे ही बन जाएगा, उससे क्या होगा कि ये XYZ एक्सचेंज पे भी अगर कोई चाहे तो जो प्राइस फिक्स हुआ है मार्केट कपलिंग ऑथोरिटी के द्वारा पे, उससे उस प्राइस पे IEX से बाई और सेल कर सकता था। तो इससे क्या होता, जो आपको एक अच्छा खासा अलग इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ था IEX अपने पार्टिसिपेंट्स में, एक अलग अपना जोन बना के रखा हुआ था, जो एक मोनोपोली अपना वहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ था, अब वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। समझ में आया? सिंपल सा बात है। मान लेते हैं यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 1000 लोग हैं। 1000 लोग अपना यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और खुश हैं, और ये 10 लोग
भी इन्हीं के दिए हुए प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट कपलिंग ऑथोरिटी अगर बना दिया जाता है तो उससे क्या होगा कि ये लोग एक प्राइस फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो इनका दो पावर था, एक था ऑर्डर मैचिंग और एक था हमारा प्राइस डिस्कवरी, तो प्राइस डिस्कवरी का पावर गया ख़त्म। और ये जो भी प्राइस डिस्कवर होगा, अब दूसरा एक्सचेंज चाहे तो सेम प्राइस पे इसी यानी कि आईईएक्स के पार्टिसिपेंट से ही बाई और सेल कर पाएगा। तो जो ओवरऑल 1000 इनके पास है, ज़रूरी थोड़ी है कि उतने ही लोग वहाँ पे फिर भी पार्टिसिपेंट बने रहेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। इसी वजह से अगर आप स्टॉक देखिए, आपको बहुत सिंपल टर्म में हम समझाएं, ऐसे तो बहुत सारा टेक्निकल बात है इसमें। और अगर आप देखिएगा तो पिछले 2 सेशन में अप्रॉक्सीमेटली जो स्टॉक है 23% से भी ज़्यादा इरोड हो चुका है। और अगर आप ईटी इकोनॉमिक्स टाइम्स का अगर आप थोड़ा सा ये पढ़िएगा तो सीधा सीधा ब्रोकरेज का कहना है, ब्रोकरेज फ्रॉम जो फर्म है नुवामा, उनका कहना है कि ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव हो सकता है आईईएक्स के लिए, और इस वजह से वो लोग अपना रेटिंग इस काउंटर पे डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग न्यूज़ समझ लिए कि अब हो क्या रहा है। अब देखिए सबसे पहला चीज़ इस न्यूज़ में क्या है, ये है रिपोर्ट। ये सेम न्यूज़ पहले भी जुलाई में आ चुका है, जुलाई 2020 में आ चुका है, और आज चल रहा है 2023 और आज तक इसको अप्लाई नहीं किया गया था। और फिर से ये रिपोर्ट बाहर निकल के आया है। हो सकता है कि इस पे ज़रूर अप्लाई अगर हो जाए तो ठीक है, मतलब अगर अप्लाई होगा तो भी इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर किल होने वाला है, 1 या 2 साल तो ज़रूर लगेगा। और अगर नहीं होगा तो ये जितना इरोड हुआ है वो कुछ ही दिन में वापस से अपना स्टॉक वहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो 116 एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो वीकली चार्ट पे एक इनसाइड बार बनाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये मदर कैंडल कुछ 20% का है तो ओवरऑल हम इसको एज अ इनसाइड बार उतना अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। और देखिए इसमें अब थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन आ सकता है, न्यूज़ बेस्ड बाइंग सेलिंग हो सकता है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो अगर किसी का व्यू है कि नहीं यार ये तो आएगा नहीं और ये हमेशा मोनोपोली रहेगा, तो ज़रूर आप इसमें पोजीशन बनाइए, अपने सपोर्ट के पास है, बिल्कुल आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू है कि नहीं हम सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि इस कंपनी से अभी आप दूर रहिए। ओवरऑल आपको भी पता है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर कुछ भी ऐसा न्यूज़ कंफर्म हो जाता है, वो जो रिपोर्ट का भी बात चल रहा है वो कंफर्म हो जाता है, एक नया थर्ड पार्टी बन जाता है जो प्राइस डिसाइड करेगा, तो सिंपली इसका जो मोनोपोली स्टेटस है वो इससे छिन जाएगा। और ओवरऑल काफ़ी इस कंपनी में फिर आने वाले दिनों में रेवेन्यू बनाने में प्रॉब्लम होगा। रेवेन्यू से याद है, अब थोड़ा सा हम लोग इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर ओवरऑल तो फाइनेंशियल्स पे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को फाइनेंशियल्स इसका दिखता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे साल दर साल काफ़ी फ्लैट ही रहा है। और अगर हम लोग इसको हाफ़ ईयरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, अगर हाफ़ ईयरली पे देख लेते हैं साल साल भर पे 6-6 महीना पे, तो आपको दिखेगा कि कुछ खास ग्रोथ नहीं है 2021 से। अगर आप नेट सेल्स देखिएगा तो 180 करोड़ था, फिर 200 करोड़ के आसपास 225, फिर घटा, फिर 207। तो ओवरऑल काफ़ी हद तक 200 से 220 करोड़ के ही आसपास में एक जोन बना के रखा हुआ है। और ओवरऑल कुछ खास उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। और अगर आप प्रॉफिट भी देखिएगा तो प्रॉफिट वाइज मार्जिन काफ़ी अच्छा है रेवेन्यू के टर्म्स में। लेकिन अगर आप पिछले साल का सेम क्वार्टर का प्रॉफिट देखिएगा तो 86 करोड़ था और अभी 82 करोड़ है। तो ओवरऑल ये भी हम लोग को देख के चलना है। बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग को दिखता है कि जो स्टॉक है हमारा, इस पे एकदम नील लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। तो ये तो सबको पता है कि इसका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 43.87 करोड़ है, और उसके अगेंस्ट में 695 करोड़ का रिजर्व्स है। तो ये काफ़ी सॉलिड बात है। लेकिन जो मेन दिक्कत है वो अभी न्यूज़ का प्रॉब्लम चल रहा है। और अगर न्यूज़ वाइज ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है, ये जो भी रिपोर्ट आया है वो अगर अप्रूव हो जाता है, तो ज़रूर और भी आप इसमें गिरावट देखने को देख सकते हैं, क्योंकि ये मोनोपोली के स्टेटस जो इसको मिला हुआ था वही हट जाएगा।
अब अगर आईआरसीटीसी का जो मोनोपोली स्टेटस है, अब 4-5 और ऐसे कंपनी खुल जाएं जो टिकट और केटरिंग का सर्विस देने लगे इंडियन रेलवे में, तो ऑब्वियसली आईआरसीटीसी को हिट होगा ही। जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आएंगे वहाँ पे हिट होगा, क्योंकि मार्केट तो सेम ही है, मार्केट सेम है, ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। 2021 में 306 करोड़ से 2022 में 762 करोड़ का इनके पास नेट कैश आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे ओवरव्यू में, अगर एनुअल वाइज जाके, तो नेट प्रॉफिट का काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज ये लोग कैश इन कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारा कुछ मेरा व्यू क्लियर होगा, जो भी रिसेंट इसमें न्यूज़ चल रहा है सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।